प्यारे बच्चों, श्री श्याम ग्रुप ऑफ एजुकेशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर सभी बच्चों का एक बार फिर से स्वागत है। मैं सुनील शर्मा, विज्ञान विषय का अध्यापक। तो अपना जो पाठ चल रहा था, पाठ नंबर 10, प्रकाश का परावर्तन व अपवर्तन। परावर्तन व अपवर्तन। प्रकाश का परावर्तन व अपवर्तन, कक्षा 10। ओके, तो आज का अपना टॉपिक है बच्चों अवतल दर्पण के उपयोग। अवतल दर्पण के उपयोग। इसके उपयोग मेनली 4 है बच्चों। कोई भी क्वेश्चन आप याद करते हो तो उसके पॉइंट कितने हैं, और उन पॉइंटों को वैसे तो कैसे भी याद कर सकते हो, लेकिन माइंड में उनको क्रम वाइज फीड किया जाता है। अगर क्रम वाइज फीड करोगे तो आपको अगर कोई भी उपयोग जो है, वो कोई भी पॉइंट जो माइंड से स्किप हो रहा है, हट रहा है, तो आपको पता चल जाएगा भी यहाँ पे कोई ना कोई माइंड से क्या हो रहा है, स्किप हो रहा है। तो पॉइंट वाइज यानी कोई भी काम करते हैं वो स्टेप वाइज स्टेप काम करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला उपयोग है बच्चों टॉर्च लाइट। आपने टॉर्च देखी होगी, टॉर्च लाइट, सर्च लाइट और हेडलाइट। तथा वाहनों के हेडलाइट। वाहनों के हेडलाइट। हेडलाइट किनको बोलते हैं? अग्रदीप। अग्रदीप यानी आगे वाली लाइटें। वाहनों के हेडलाइट में प्रकाश का समांतर किरणपुंज। समांतर किरणपुंज। पुंज का मतलब समूह, यानी किरणों का समूह। किरणपुंज प्राप्त करने के लिए, प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। ठीक है। जैसे ये बच्चों हेडलाइट है, जैसे जीप की हेडलाइट कितनी होती है? 2, ठीक है। बाइक की कितनी होती है हेडलाइट? 1, ठीक है। और टेम्पू की भी 1 होती है। तो कहने का मतलब ये प्रकाश के किरणों का समांतर किरणपुंज प्राप्त करना है। ऐसी समांतर किरणें निकलती हैं इसमें, ठीक है। तो प्रकाश का समांतर किरणपुंज प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? टॉर्च लाइट, सर्च लाइट और हेडलाइट, यानी वाहनों के अग्रदीप में आगे वाले जो दीप होते हैं उसमें प्रकाश का समांतर किरणपुंज प्राप्त करने के लिए, प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? अवतल दर्पण का। दूसरा उपयोग करने से पहले मैं आपको बता दूं, देखिए हमने पीछे पढ़ा था जो समतल दर्पण होता है उसमें तो प्रतिबिंब बिंब के समान ही बनता है, यानी जितना बड़ा बिंब होगा उतना ही बड़ा प्रतिबिंब होगा। और उत्तल में 2 ही कंडीशन थी, और दोनों में ही जो प्रतिबिंब होता है वो क्या होता है? छोटा होता है, ठीक है। दोनों में ही प्रतिबिंब क्या होता है? छोटा। तो अवतल दर्पण मल्टीपर्पज मिरर हो गया, यानी बहुउद्देशीय दर्पण। कहने का मतलब वो प्रतिबिंब को वस्तु से छोटा भी बना सकता है, उसके समान साइज का भी बना सकता है, उससे बड़ा भी बना सकता है, वास्तविक और बड़ा भी बना सकता है। इसके अलावा आभासी, सीधा तथा
बड़ा भी बना सकता है, आभासी, सीधा और बड़ा। इसलिए क्वेश्चन भी उठता है कि वह दर्पण जो किसी वस्तु का आभासी व सीधा तथा आवर्धित प्रतिबिंब बना सके। तो आभासी और सीधा देख करके हम उत्तल दर्पण लिख देते हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा कि जो उत्तल दर्पण होता है वो आभासी और सीधा तो बनाता है, लेकिन कभी भी आवर्धित प्रतिबिंब नहीं बनाता, यानी प्रतिबिंब के आकार में वृद्धि नहीं होती। वो आभासी और सीधा तथा छोटा प्रतिबिंब बनाता है, लेकिन ये आभासी व सीधा के साथ क्या बनाता है, बड़ा प्रतिबिंब बनाता है। ठीक है, तो एक क्वेश्चन भी उठता है कि वह दर्पण जो किसी वस्तु का आभासी व सीधा तथा आवर्धित आकार में वृद्धि, ठीक है, आ का मतलब आकार, वर्धित का मतलब वृद्धि हो चुकी, जिसके आकार में वृद्धि हो चुकी वो क्या कहलाता है, आवर्धित। ठीक है, जैसे जिसका विकास हो चुका वो क्या कहलाता है, विकसित, और जिसका विकास हो रहा है वो क्या होता है, विकासशील। जैसे भारत विकासशील देश है, विकासशील देशों की श्रेणी में आता है, और अमेरिका विकसित देशों की श्रेणी में आता है, क्योंकि अमेरिका का विकास हो चुका और भारत में विकास हो रहा है। ठीक है, मोदी जी की अकॉर्डिंग। अभी देखो हम बात कर रहे हैं दूसरा है बच्चों, तो ये बड़ा प्रतिबिंब बनाता है। ठीक है, वो उत्तल दर्पण छोटा ही बनाता है और समतल सेम साइज का ही बनाता है। तो दंत विशेषज्ञ द्वारा दांतों का साइज बड़ा देखने में किसका उपयोग किया जाता है, अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। ठीक है, जो डेंटिस्ट होते हैं वो दांतों का साइज बड़ा देखने के लिए किसका उपयोग करते हैं, अवतल दर्पण का। ठीक है, और चौथा है बच्चों, एक तीसरा अभी माइंड से मिस है, मैं भी बताऊंगा। सौर भट्टियों में सूर्य के प्रकाश को केंद्रित करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। क्योंकि आपको पता है बच्चों, जो अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण प्रकाश के परावर्तन के बाद किरणों को एक ही बिंदु पर क्या करता है, इकट्ठा करता है। किरणों को एक ही बिंदु पर इकट्ठा करता है, और किरणों को एक ही बिंदु पर इकट्ठा करता है। तो सौर भट्टियों में जो सूर्य से प्राप्त सौर ऊर्जा होती है उसको क्या कर दिया जाता है, एक ही स्थान पर इकट्ठा कर दिया जाता है। ठीक है, तो एक ही स्थान पर इकट्ठा करने के लिए वो उत्तल दर्पण तो क्या करता है, प्रकाश की किरणों को परावर्तन के बाद फैलाता है, और अवतल दर्पण प्रकाश के परावर्तन के बाद किरणों को एक ही बिंदु पर क्या करता है, इकट्ठा करता है। तो सौर भट्टियों में सूर्य के प्रकाश को केंद्रित करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। ठीक है, उसके बाद देखो एक पॉइंट और रह गया, बच्चों। हाँ, शेविंग
शेविंग दर्पणों में प्राय चेहरे का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए, प्राय चेहरे का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए, बड़ा हमेशा कौन सा दिखाता है? अवतल दर्पण ही दिखाता है। बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। ठीक है। शेविंग दर्पणों में प्राय चेहरे का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? अवतल दर्पण का। तो देखिए, टॉर्च लाइट, सर्च लाइट, वाहनों के हेडलाइट में प्रकाश का शक्तिशाली, ये शक्तिशाली हो देखो, शक्तिशाली समांतर किरणपुंज, किरणपुंज का मतलब किरणों का समूह प्राप्त करने के लिए अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। दंत विशेषज्ञ द्वारा दांतों का साइज बड़ा देखने के लिए अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। और शेविंग दर्पणों में प्राय चेहरे का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। और सौर भट्टियों में सूर्य के प्रकाश को एक ही बिंदु पर इकट्ठा करने के लिए अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। क्योंकि ये कौन सा दर्पण होता है? अभिसारी दर्पण। ये प्रकाश के परावर्तन के बाद किरणों को एक ही बिंदु पर क्या करता है? इकट्ठा करता है। ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं बच्चों अवतल दर्पण के उपयोग, उत्तल दर्पण के उपयोग। तो मेनली दो ही उपयोग याद रखेंगे आप, दो उपयोग ही इसके हैं। और उत्तल दर्पण के उपयोग दो ही हैं। इसमें बहुत सारी चीजें बता जाऊंगा मैं। ठीक है। तो उत्तल दर्पण का उपयोग वाहनों में वाहनों में पश्चदर्शी दर्पण, साइड रिव्यू मिरर पश्चदर्शी दर्पण के रूप में किया जाता है। यानी पश्च का मतलब पीछे का, दर्शय का मतलब सीन, यानी पीछे का दृश्य दिखाने वाला दर्पण। ठीक है। यानी जो वाहनों के, जैसे बाइक के साइड में दो मिरर होते हैं, तो राइट साइड में होता है, एक लेफ्ट साइड में। तो जो ड्राइवर होता है वो वाहन को चला रहा होता है, तो राइट साइड से कौन सा साधन आ रहा है वो उस किसके माध्यम से देखता है? पश्चदर्शी दर्पण के माध्यम से। एक लेफ्ट में भी होता है। ठीक है। तो लेफ्ट में कौन सी साधन आ रहा है या क्या चीज़ आ रही है, तो पीछे का जो भी सीन है, सड़क वगैरह या कोई व्यक्ति जो पुकार रहा है, तो वो भी दिखाई दे जाता है। ठीक है। तो कहने का मतलब उत्तल दर्पण का उपयोग वाहनों में पश्चदर्शी दर्पण के रूप में किया जाता है, अब इसमें खास बातें देख लो। ये दर्पण वाहनों के पार्श्व भागों में लगे रहते हैं। ये दर्पण वाहनों के पार्श्व भागों में लगे होते हैं, यानी साइडों में। पार्श्व का मतलब क्या होता है? साइडें। पार्श्व भागों में यानी साइडों में लगे होते हैं। ये बाहर की तरफ वक्रित होते हैं, थोड़े से ऐसे उभरे हुए। ये बाहर की तरफ क्या होते हैं? वक्रित। बाहर की तरफ वक्रित रेखा दो प्रकार की होती है, एक वक्र रेखा और एक सरल रेखा। ठीक है। ये वक्र रेखा हो गई, ये सरल रेखा हो गई। कर्व लाइन एंड स्ट्रेट लाइन। वक्र रेखा
और ये कौन सी है, सरल रेखा। ठीक है, तो कहने का मतलब बच्चों ये बाहर की तरफ वक्रित होते हैं, इनका दृष्टि क्षेत्र बहुत अधिक होता है। इनका दृष्टि क्षेत्र क्या होता है, दृष्टि क्षेत्र बहुत अधिक होता है, बहुत अधिक होता है। ठीक है, तो दृष्टि क्षेत्र बहुत अधिक होता है ना, इसलिए ये किसी बड़े बिंब को छोटा करके दिखाने में क्या होते हैं, सक्षम। इसलिए ये किसी बड़े बिंब को, किसी बड़े बिंब को छोटा करके दिखाने में सक्षम होते हैं, दिखाने में सक्षम होते हैं, यानी क्षमता होती है इनमें, क्षमता सहित होते हैं, सक्षम होते हैं। इसीलिए वाहनों में पश्चदर्शी दर्पण के रूप में, पश्चदर्शी दर्पण के रूप में समतल दर्पण की अपेक्षा, समतल दर्पण की अपेक्षा, समतल दर्पण की अपेक्षा किसको वरीयता दी जाती है, उत्तल दर्पण को वरीयता दी जाती है। ठीक है, समतल दर्पण की अपेक्षा उत्तल दर्पण को वरीयता क्यों दी जाती है, वाहनों में पश्चदर्शी दर्पण के रूप में समतल दर्पण भी तो लग सकते हैं, लेकिन उत्तल दर्पण कोई वरीयता यानी वेरिएटी क्यों दी जाती है, क्योंकि इनका दृष्टि क्षेत्र बहुत अधिक होता है और ये किसी बड़े बिंब को, देखिए बस कितनी बड़ी होती है और उत्तल दर्पण के अंदर वो छोटी सी दिखाई देती है, और सड़क कितनी लंबी होती है, लेकिन पूरी की पूरी सड़क इतनी लंबी होने के कारण भी उस छोटे से उत्तल दर्पण के अंदर समा जाती है, क्योंकि उत्तल दर्पण जो होते हैं वो बाहर की तरफ वक्रित होते हैं और इनका दृष्टि क्षेत्र बहुत अधिक होता है, इसलिए ये किसी बड़े बिंब को छोटा करके दिखाने में सक्षम होते हैं। बड़े बिंब को छोटा करके दिखाने में क्या होते हैं, सक्षम होते हैं। इसीलिए वाहनों में पश्चदर्शी दर्पण के रूप में समतल दर्पण की अपेक्षा उत्तल दर्पण को वरीयता दी जाती है। समझ में आ गई बात। तो पीछे का दृश्य देखने के लिए, ठीक है, किसका उपयोग किया जाएगा, उत्तल दर्पण का। और दूसरी चीज है बच्चों, किसी बिंब का छोटा, आभासी व सीधा, आभासी व सीधा प्रतिबिंब देखने के लिए, प्रतिबिंब देखने के लिए भी उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो ये थे किसके उपयोग, वो जो अवतल दर्पण है वो आभासी और सीधा बनाता है लास्ट कंडीशन में, लेकिन वो आवर्धित प्रतिबिंब बनाता है, जबकि छोटा प्रतिबिंब नहीं बनाता। तो किसी बिंब का छोटा, आभासी व सीधा प्रतिबिंब देखने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो ये उत्तल दर्पण के उपयोग हो गई, अच्छे से आप इनको याद करेंगे, ठीक है। उसके बाद बात आ जाती है बच्चों गोलीय दर्पणों के लिए चिन्ह परिपाटी। गोलीय दर्पणों के लिए चिन्ह परिपाटी। नया टॉपिक है, गोलीय दर्पणों के लिए
चिन्ह परिपाटी, भाई कौन सी दूरी के लिए कौन सा चिन्ह आएगा, ठीक है, चिन्ह परिपाटी। अब देखो तो देखिए गोलीय दर्पणों के लिए चिन्ह परिपाटी यानी कौन सी दूरी के लिए कौन सा चिन्ह अवेलेबल होगा, कौन सा चिन्ह आएगा और कौन से दर्पण के लिए, ये टॉपिक इम्पोर्टेंट है। इसी के आधार पर आप जो न्यूमेरिकल आएंगे दर्पणों के ऊपर आधारित न्यूमेरिकल, वो आप इस टॉपिक को अच्छे से समझोगे तभी आपको न्यूमेरिकल समझ में आएगा, ठीक है। तो गोलीय दर्पणों के इसके रूल समझिए आप। गोलीय दर्पणों के लिए चिन्ह परिपाटी हेतु, यानी परिपाटी का मतलब जो उपयुक्त चिन्ह है वो चिन्ह परिपाटी हेतु किसका उपयोग किया जाता है, कार्तीय निर्देशांक पद्धति का, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, कार्तीय निर्देशांक पद्धति का उपयोग किया जाता है, ठीक है, कार्तीय निर्देशांक पद्धति का उपयोग किया जाता है, ठीक है। तो पहले आपको कार्तीय निर्देशांक पद्धति का उपयोग किया जाता है, अच्छे से समझना। ये चिन्ह परिपाटी हेतु किसका उपयोग किया जाता है, कार्तीय निर्देशांक पद्धति का उपयोग किया जाता है, ठीक है। अब देखो कार्तीय निर्देशांक पद्धति का उपयोग किया जाता है, माइंड में पॉइंट सेट कर रहा था मैं, तो ये थोड़ा मिस अंडरस्टैंडिंग हो गया। तो देखिए कार्तीय निर्देशांक पद्धति का उपयोग किया जाता है। कार्तीय निर्देशांक पद्धति मैथ के अंदर आपने पढ़ा होगा, समतल में तल के समांतर अक्ष को क्षैतिज अक्ष कहते हैं और क्षैतिज अक्ष को एक्स अक्ष से लिखा जाता है। कौन से अक्ष से लिखा जाएगा, एक्स अक्ष से। क्षैतिज अक्ष को कौन से अक्ष से लिखा जाता है, एक्स अक्ष से, ठीक है। और समतल में तल के लंबवत अक्ष को कौन से अक्ष से लिखा जाता है, वाई अक्ष से, ठीक है, वाई अक्ष से लिखा जाता है। और जब एक्स अक्ष और वाई अक्ष एक दूसरे को जिस बिंदु पे काटते हैं वो बिंदु क्या कहलाता है, मूल बिंदु। तो ये हो गया मूल बिंदु। अब एक्स अक्ष पर मूल बिंदु के बाईं ओर सभी दूरियां किसकी होती है, मूल बिंदु के बाईं ओर x के ऋणात्मक मान होते हैं, तो इसको माइनस एक्स या फिर क्या कहा जाता है, एक्स डैश। और मूल बिंदु के दाईं ओर x अक्ष पर सभी मान धनात्मक होते हैं, तो ये प्लस x अक्ष हो गया। अब y अक्ष पर मूल बिंदु के ऊपर की ओर सभी मान y के धनात्मक मान होते हैं, तो ये प्लस y हो गया। और y अक्ष पर मूल बिंदु के नीचे की ओर सभी मान किसके होते हैं, y के ऋणात्मक मान होते हैं, तो इसलिए माइनस y अक्ष हो गया, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं बच्चों, ये है कार्तीय निर्देशांक पद्धति और मूल बिंदु पे होता है, मूल बिंदु का निर्देशांक होता है 0 0। निर्देशांक किसको कहते हैं, समतल में किसी बिंदु की स्थिति दर्शाने के लिए x तथा y के मान उस बिंदु के क्या कहलाते हैं, निर्देशांक, ठीक है। निर्देशांक लिखते समय पहले x का मान लिखा जाता है और बाद में y का। तो ये है बच्चों कार्तीय निर्देशांक पद्धति, आपने कक्षा 9th में ग्राफ वगैरह मैथ में बनाए होंगे, ठीक है। तो देखिए सभी दूरियां दर्पण के धुरों से मापी जाती हैं। दर्पण चाहे अवतल हो या उत्तल हो, सभी दूरियां कहां से मापी जाती है, दर्पण के धुरों से मापी जाती है, ठीक है। तो ये पहला पॉइंट तो हो गया चिन्ह परिपाटी के लिए। पहले तो ये बात देखो कि
बिंब को दर्पण के सामने अर्थात बाईं ओर रखा जाता है। कहाँ पे रखा जाता है? ये मैंने आपको बहुत बार बता दिया, बाईं ओर रखा जाता है। यानी बिंब हमेशा बाईं ओर यानी दर्पण के सामने, और पेंट हमेशा दाईं ओर यानी दर्पण के पीछे। ठीक है, तो बिंब को दर्पण के, बिंब हमेशा कोई भी दर्पण हो, चाहे समतल हो, उत्तल हो, अवतल हो, ठीक है, कोई भी दर्पण हो, बिंब हमेशा दर्पण के सामने अर्थात बाईं ओर रखा जाता है। अर्थात दर्पण पर प्रकाश बाईं ओर से आपतित होता है। बाईं ओर से क्या होता है? आपतित होता है, आपतित होता है। ठीक है, दूसरी चीज है बच्चों, दर्पण के मुख्य अक्ष को, मुख्य अक्ष जो होता है को x x डैश या x x x माइनस x की भांति माना जाता है। ठीक है, यानी ये दर्पण के लिए तो मुख्य अक्ष है, और कार्तीय निर्देशांक पद्धति में ये क्या है? x x एक्सिस, x x डैश x। ठीक है, तो ये क्या हो गया बच्चों? ये हो गया मुख्य अक्ष दर्पण के लिए। तो जो x x डैश होता है उसको कार्तीय निर्देशांक पद्धति का x x डैश को दर्पण का मुख्य अक्ष माना जाता है। ठीक है, और सभी दूरियां दर्पण में, सभी दूरियां, ये दर्पण का क्या हो गया? मूल कार्तीय निर्देशांक पद्धति का तो हो गया मूल बिंदु हो, ओरिजिन पॉइंट, और दर्पण का क्या है? ध्रुव। तो देखिए तीसरी चीज है, गोलीय दर्पण में सभी दूरियां, गोलीय दर्पण में सभी दूरियां दर्पण के ध्रुव से मापी जाती है। दूरियां कहां से मापी जाती है? दर्पण के ध्रुव से, दर्पण के ध्रुव से मापी जाती है, मापी जाती है। ठीक है, अर्थात दर्पण का ध्रुव, दर्पण का ध्रुव, दर्पण का ध्रुव मूल बिंदु की भांति कार्य करता है। मूल बिंदु की भांति, मूल बिंदु की भांति कार्य करता है, कार्य करता है। दर्पण का ध्रुव किसकी भांति कार्य करता है? मूल बिंदु की। सबसे पहले देखिए, गोलीय दर्पणों में चिन्ह परिपाटी के लिए किसका उपयोग किया जाता है? कार्तीय निर्देशांक पद्धति का उपयोग किया जाता है। और बिंब हमेशा दर्पण के सामने यानी बाईं ओर रखा जाता है, अर्थात दर्पण पर प्रकाश बाईं ओर से आपतित होता है। दर्पण पर जो प्रकाश है वो कहां से आपतित होता है? बाईं ओर से आपतित होता है, बाईं ओर से आपतित होता है। ठीक है, यानी आता है। दर्पण के मुख्य अक्ष को x x डैश की भांति माना जाता है। ये माइनस x या x डैश एक ही बात होती है। गोलीय दर्पण में सभी दूरियां कहां से मापी जाती है? दर्पण के ध्रुव से मापी जाती है, अर्थात दर्पण का ध्रुव मूल बिंदु की भांति कार्य करता है। ठीक है, अब बात करते हैं बच्चों 4 नंबर पे कि मूल बिंदु के बाईं ओर की सभी दूरियां, बाईं ओर की सभी दूरियां किसके अनुदिश? बाईं ओर की सभी दूरियां, ये देख लो आप, मूल बिंदु के ये बाईं ओर की सभी दूरियां
दूरियां जो है वो माइनस एक्स अक्ष के अनुदिश क्या ली जाती है, ऋणात्मक ली जाती है। और मूल बिंदु के दाईं ओर की सभी दूरियां, दाईं ओर की सभी दूरियां, दाईं ओर की सभी दूरियां प्लस एक्स अक्ष के अनुदिश क्या ली जाती है, धनात्मक। यानी दूरी दो प्रकार की होती है बच्चों। इस अक्ष को बोलते हैं क्षैतिज अक्ष, एक्स अक्ष को क्या कहा जाता है, क्षैतिज अक्ष। तो और इस वाई अक्ष को क्या कहा जाता है, तल के लंबवत, यानी यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बनता है, ये ऊर्ध्वाधर अक्ष है, ठीक है। तो तल के समांतर अक्ष को क्षैतिज अक्ष और क्षैतिज अक्ष को क्या कहा जाता है, एक्स अक्ष कहा जाता है। और तल के लंबवत अक्ष को क्या कहा जाता है, ऊर्ध्वाधर अक्ष, और ऊर्ध्वाधर अक्ष को वाई अक्ष कहा जाता है। तो दूरियां भी दो प्रकार की हो गई, एक तो तल के लंबवत यानी ऊर्ध्वाधर दूरी, ठीक है, और एक तल के समांतर यानी क्षैतिज दूरी। भाई इधर आओ, तो ये ऐसे अगर चलेगा तो एक्स अक्ष के अनुदिश चल रहा है तो कौन सी दूरी होगी, क्षैतिज दूरी। तो क्षैतिज दूरी क्षैतिज अक्ष के अनुदिश, और लंबवत दूरी या ऊर्ध्वाधर दूरी वाई अक्ष के अनुदिश, ठीक है। तो देखिए बच्चों, तो ये क्षैतिज दूरियां हैं। मूल बिंदु के बाईं ओर की सभी दूरियां प्लस एक्स अक्ष के अनुदिश धनात्मक ली जाती है, और मूल बिंदु के दाईं ओर की सभी दूरियां, रिपीट कर देता हूं, सॉरी, मूल बिंदु के बाईं ओर की सभी दूरियां माइनस एक्स अक्ष के अनुदिश ऋणात्मक ली जाती है, और मूल बिंदु के दाईं ओर की सभी दूरियां प्लस एक्स अक्ष के अनुदिश धनात्मक ली जाती है। तो चौथा पॉइंट क्या हो गया, मूल बिंदु के बाईं ओर की सभी दूरियां प्लस एक्स अक्ष, सॉरी बाईं ओर है ना, माइनस एक्स अक्ष के अनुदिश, अनु का मतलब अनुसार, दिश का मतलब दिशा, अकॉर्डिंग टू डायरेक्शन, अनुदिश दिशा के अनुसार, अनुदिश क्या ली जाती है, ऋणात्मक ली जाती है। अब आप कह दोगे सर दूरी ऋणात्मक नहीं होती, ये हमने मैथ में पढ़ा है, ठीक है, तो हम टीचर मैथ के भी हैं बच्चों। माइनस एक्स अक्ष के अनुदिश ऋणात्मक ली जाती है, मैं भी बोलता हूं दूरी ऋणात्मक नहीं होती, लेकिन ये माइनस निशान किसको बताता है, ये दिशा को बताता है बच्चों। माइनस है यानी बाईं ओर, और प्लस है यानी दाईं ओर, ठीक है। तो तथा मूल बिंदु के दाईं ओर की सभी दूरियां, दाईं ओर की सभी दूरियां प्लस एक्स अक्ष के अनुदिश, प्लस एक्स अक्ष के अनुदिश क्या ली जाती है, धनात्मक ली जाती है। क्या ली जाएंगी, धनात्मक। धनात्मक ली जाती है, ठीक है बच्चों। अब बात करते हैं, ये मुख्य अक्ष है और इसके लंबवत ऊपर की ओर की सभी दूरियां, मुख्य अक्ष के ये लंबवत है, ये कोई भी दूरी हो चाहे, मुख्य अक्ष के लंबवत ऊपर की ओर की सभी दूरियां प्लस वाई अक्ष के अनुदिश धनात्मक, और मुख्य अक्ष के लंबवत नीचे की ओर की सभी दूरियां माइनस एक्स अक्ष के अनुदिश, सॉरी माइनस वाई अक्ष के अनुदिश ऋणात्मक। तो मुख्य अक्ष के लंबवत ऊपर की ओर की सभी दूरियां प्लस वाई अक्ष के अनुदिश धनात्मक, और मुख्य अक्ष के लंबवत नीचे की ओर की सभी दूरियां माइनस वाई अक्ष के अनुदिश क्या ली जाती है, ऋणात्मक। तो पांचवा पॉइंट हो गया, मुख्य अक्ष के लंबवत
मुख्य अक्ष के लंबवत है, ठीक है। मुख्य अक्ष के साथ 90 डिग्री का कोण बनाने वाली भुजा। तो मुख्य अक्ष के लंबवत ऊपर की ओर की सभी दूरियां, ऊपर की ओर की सभी दूरियां प्लस वाई अक्ष के अनुदिश, प्लस वाई अक्ष के अनुदिश क्या ली जाती है? धनात्मक ली जाती है। तथा मुख्य अक्ष के लंबवत, मुख्य अक्ष के लंबवत नीचे की ओर की सभी दूरियां, नीचे की ओर की सभी दूरियां माइनस वाई अक्ष के अनुदिश क्या ली जाती है? ऋणात्मक ली जाती है, ऋणात्मक ली जाती है, ठीक है। तो गोलीय दर्पणों के लिए चिन्ह परिपाटी, गोलीय दर्पणों के लिए चिन्ह परिपाटी हेतु कार्तीय निर्देशांक पद्धति का उपयोग किया जाता है। यानी ये एक्स अक्ष, ये वाई अक्ष, ये तल के समांतर क्षैतिज अक्ष को एक्स अक्ष और तल के लंबवत ऊर्ध्वाधर अक्ष को वाई अक्ष कहा जाता है। ये कार्तीय निर्देशांक पद्धति है। तो बिंब हमेशा दर्पण के सामने यानी बाईं ओर रखा जाता है और दर्पण पर प्रकाश बाईं ओर से आपतित होता है। बिंब हमेशा बाईं तरफ, पेंट हमेशा दाईं तरफ, ठीक है। दर्पण के मुख्य अक्ष को एक्स एक्स डैश की भांति माना जाता है और गोलीय दर्पण में सभी दूरियां दर्पण के ध्रुव P से मापी जाती है। यानी दर्पण का ध्रुव P किसकी भांति काम करता है? मूल बिंदु की भांति काम करता है। अब मूल बिंदु के बाईं ओर की सभी दूरियां, ये क्षैतिज दूरी होगी, तो बाईं ओर की सभी दूरियां माइनस एक्स अक्ष के अनुदिश ऋणात्मक ली जाती हैं और मूल बिंदु के दाईं ओर की सभी दूरियां प्लस एक्स अक्ष के अनुदिश धनात्मक ली जाती है, ठीक है। और मुख्य अक्ष के लंबवत ऊपर की ओर की सभी दूरियां प्लस वाई अक्ष के अनुदिश धनात्मक ली जाती है और मुख्य अक्ष के लंबवत नीचे की ओर की सभी दूरियां माइनस वाई अक्ष के अनुदिश ऋणात्मक ली जाती है, ठीक है। मैं बोलता हूं बच्चों की दूरी ऋणात्मक नहीं होती, ओके, डिस्टेंस डज नॉट नेगेटिव, बट ये माइनस प्लस किसको बताता है? ये दिशा को बताता है बच्चों, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं बच्चों कि कौन से दर्पण में कौन सी दूरी का निशान क्या होगा, ठीक है। पहले हम अवतल दर्पण पढ़ाएं और बाद में उत्तल दर्पण पढ़ाएं, और यही आपको क्रम याद रखना है। पहले हम अवतल दर्पण पढ़ेंगे और बाद में कौन सा दर्पण पढ़ेंगे? उत्तल दर्पण, ठीक है। तो कहने का मतलब मैं बात कर रहा हूं बच्चों अवतल दर्पण के लिए, इसके लिए अवतल दर्पण के लिए, ठीक है। अवतल दर्पण में आप जानते हो ये अवतल दर्पण होता है, एमएन द्वारक हो गया। सबसे पहले बच्चों बिंब दूरी, बिंब दूरी को U से लिखते हैं। बिंब दूरी किसको कहते हैं बच्चों? गोलीय दर्पण में दर्पण के ध्रुव P और बिंब के बीच की दूरी कौन सी दूरी कहलाती है? बिंब दूरी उसको किससे लिखते हैं? U से, ठीक है। तो बिंब दूरी क्या ली जाएगी? ऋणात्मक। बिंब दूरी किसको कहते हैं? गोलीय दर्पण में दर्पण के ध्रुव P व बिंब के बीच की दूरी, दर्पण के ध्रुव P व, पहले ये परिभाषा देख लो आप। एक होती है बच्चों बिंब दूरी, कौन सी दूरी होती है? बिंब दूरी। बिंब दूरी को किससे लिखते हैं? U से। तो दर्पण के ध्रुव P व बिंब के बीच की दूरी, दर्पण के ध्रुव P व बिंब के बीच की दूरी
ये बच्चों क्षैतिज दूरी होती है, ठीक है। तो क्षैतिज दूरी एक्स अक्ष के अनुदिश मापी जाएगी। और दूसरा है बच्चों प्रतिबिंब दूरी। प्रतिबिंब दूरी उसको किससे लिखा जाता है? v से। तो दर्पण के ध्रुव P, दर्पण के ध्रुव P व प्रतिबिंब के बीच की दूरी, प्रतिबिंब के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? प्रतिबिंब दूरी। वक्रता त्रिज्या जानते ही हो, बड़ा R। वक्रता केंद्र व दर्पण के ध्रुव P के बीच की दूरी, वक्रता केंद्र C व दर्पण के ध्रुव P के बीच की दूरी, P के बीच की दूरी कौन सी दूरी होती है? वक्रता त्रिज्या R होती है। एक फोकस दूरी होती है, फोकस दूरी जिसको छोटे f से लिखते हैं, छोटे f से, ठीक है। ये आपको दर्पण सूत्र में भी काम आएगा, अच्छे से याद करना ये। तो फोकस दूरी f, दर्पण के ध्रुव P व मुख्य फोकस बड़े F के बीच की दूरी, दर्पण के ध्रुव P व मुख्य फोकस बड़े F के बीच की दूरी, वो क्या होती है? फोकस दूरी, ठीक है। अब देखो अवतल दर्पण में सबसे पहले बिंब दूरी, बिंब हमेशा बाईं ओर होता है, कोई भी दर्पण और चाहे अवतल और चाहे उत्तल हो, बाईं ओर की सभी दूरियां माइनस एक्स अक्ष के अनुदिश ऋणात्मक ली जाएंगी। दूसरा प्रतिबिंब दूरी, और आपको मैं बता दूं प्रतिबिंब भी अवतल दर्पण में बाईं ओर ही बनता है, v से लिखते हैं, तो बाईं ओर की दूरी माइनस। तीसरा वक्रता केंद्र इधर ही है इसमें, तो वक्रता त्रिज्या C और P के बीच की दूरी होती है वक्रता त्रिज्या R, वो भी इधर ही होगा CP, तो वो भी माइनस। और चौथी चीज है बच्चों इसकी आधी फोकस दूरी, अगर ये माइनस में है तो फोकस दूरी F, ये F और P के बीच की दूरी, फोकस दूरी भी क्या होएगी? वो भी माइनस होएगी। ये माइनस दूरी नहीं है, ये दिशा को बताता है। तो ये दूरियां किस के अनुदिश होती हैं? ये क्षैतिज दूरी होती है, ये एक्स अक्ष के अनुदिश मापी जाती है। ये कौन सी दूरी है? क्षैतिज दूरी। और क्षैतिज दूरी किसके अनुदिश मापी जाएंगी? एक्स अक्ष के अनुदिश। अब दो ऊंचाई आ गई, एक तो होती है बिंब ऊंचाई, बिंब ऊंचाई, यह ऊंचाई तल के लंबवत होती है, ऊंचाई वही भुजा होती है जो तल के क्या हो? लंबवत। तो बिंब हमने ऐसे लिया था, फिर ऐसे ऐसे ऐसे, आपको चित्र याद होगा। तो बिंब जो होता है वो मुख्य अक्ष के लंबवत ऊपर होता है, तो ऊपर की ओर की सभी दूरियां प्लस एक्स अक्ष के अनुदिश क्या ली जाती है? धनात्मक। और छठी चीज आ जाती है बच्चों प्रतिबिंब ऊंचाई, जिसको h डैश से लिखा जाता है। तो आपने देखा होगा कि प्रतिबिंब जो होता है वो उसमें नीचे की तरफ बनता है, ऐसे कभी लाइन यहाँ पे कट गई थी, कभी यहाँ पे कट गई थी, तो प्रतिबिंब नीचे की तरफ बन रहा था, यानी ऊपर बिंब चल रहा था और नीचे नीचे प्रतिबिंब बन रहा था। तो प्रतिबिंब ऊंचाई को h डैश से लिखते हैं, और वो भी क्या होती है? ऋणात्मक। और सातवीं चीज आ जाती है आवर्धन, यानी बिंब से आवर्धन बच्चों प्रतिबिंब ऊंचाई और बिंब ऊंचाई का अनुपात होता है। आवर्धन से हमें पता चलता है भी जो प्रतिबिंब बिंब की अपेक्षा बड़ा है या छोटा है। तो आवर्धन को मैग्नीफाइंग बोलते हैं, इसलिए m से लिखते हैं। तो इसमें प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा होता है, और वास्तविक और उल्टे के लिए अगर वास्तविक और उल्टा है तो आवर्धन का मान माइनस आएगा, यानी प्रकृति हमें आवर्धन से पता चलती है प्रतिबिंब की। तो प्रतिबिंब की प्रकृति ज्ञात करनी है तो आवर्धन ज्ञात कीजिए। तो
तो माइनस आ गया, तो वास्तविक व उल्टे के लिए, वास्तविक व उल्टा हेतु, उल्टा हेतु। ठीक है, अब बात करते हैं बच्चों उत्तल दर्पण के लिए। उत्तल दर्पण के लिए, ठीक है, तो उत्तल दर्पण ऐसे होता है, ये मुख्य अक्ष हो गया, यानी एक्स अक्ष की भांति ये मूल बिंदु हो गया। तो सबसे पहले बिंब तो हमेशा बाईं तरफ ही होगा, कोई भी दर्पण हो जाए। तो बिंब दूरी क्या ली जाएगी? बिंब दूरी यू तो ऋणात्मक ही ली जाएगी, और इसमें प्रतिबिंब इधर बनता है दाईं तरफ, तो प्रतिबिंब दूरी धनात्मक होगी, दाईं तरफ की दूरियां धनात्मक। प्रतिबिंब दूरी v का मान क्या हो गया? धनात्मक। तीसरा हो गया बच्चों, इसमें वक्रता त्रिज्या इधर होती है दाईं तरफ, तो वक्रता त्रिज्या भी r, वो धनात्मक, c और p के बीच की दूरी। और वक्रता त्रिज्या का आधा फोकस दूरी स्मॉल f यहाँ पे होता है, तो ये फोकस दूरी, फोकस दूरी स्मॉल f, फोकल लेंथ, ये भी दाईं तरफ है धनात्मक। पांचवा बिंब ऊंचाई, बिंब ऊंचाई h, वो मुख्य अक्ष के लंबवत ऐसे लिया जाता है, तो वो भी धनात्मक। और प्रतिबिंब भी ऊपर ही ऊपर बनता है ऐसे, एक बार तो यहाँ पे बना था f पे, और एक f और p के बीच। तो छठे नंबर पे प्रतिबिंब ऊंचाई, प्रतिबिंब ऊंचाई h डैश, वो भी ऊपर ही बनता है मुख्य अक्ष के लंबवत ऊपर, तो वो भी धनात्मक। और आवर्धन बिंब से बड़ा है या छोटा, तो आवर्धन प्रतिबिंब ऊंचाई और बिंब ऊंचाई का अनुपात होता है, तो m का मान क्या आएगा? प्लस, क्योंकि इसमें वो आभासी और सीधा प्रतिबिंब बनता है, तो आभासी व सीधा प्रतिबिंब के लिए प्रतिबिंब हेतु। ठीक है, तो आप ध्यान रखो, इसमें एक ही चीज माइनस है, बाकी सारी चीजें ही प्लस है। ओनली बिंब दूरी माइनस है और बाकी सारी चीजें प्लस। और इसमें केवल एक बिंब ऊंचाई प्लस है और बाकी सारी चीजें क्या हैं? माइनस। तो आप ये देखेंगे कि बिंब दूरी u से लिखी जाती है, दर्पण के ध्रुव P और बिंब के बीच की दूरी बिंब दूरी, और प्रतिबिंब दूरी v, दर्पण के ध्रुव P व प्रतिबिंब के बीच की दूरी प्रतिबिंब दूरी। वक्रता त्रिज्या कैपिटल R, रेडियस ऑफ कर्वेचर, वक्रता केंद्र C और दर्पण के ध्रुव P के बीच की दूरी वक्रता त्रिज्या कैपिटल R होगी। और फोकस दूरी स्मॉल f, दर्पण के ध्रुव P और मुख्य फोकस कैपिटल F के बीच की दूरी फोकस दूरी होगी। ठीक है, तो ये आपने चित्र के अकॉर्डिंग देखा, मैं आपको समझा दिया। वो चित्र ध्यान है तो ये आपको पता चलेगा, ये पता चलेगा तभी न्यूमेरिकल आएंगे। ठीक है, तो ये चार दूरियां तो क्षैतिज दूरी होती है। कौन सी दूरी होती है? क्षैतिज दूरी। और ये दो दूरियां ये ऊर्ध्वाधर दूरी होती है, यानी तल के लंबवत। ऊर्ध्वाधर दूरी तल के लंबवत और क्षैतिज दूरी तल के समांतर, यानी ये एक्स अक्ष के अनुदिश मापी जाती है और ये वाई अक्ष के अनुदिश मापी जाती है। ठीक है, तो आप इसको अच्छे से पढ़ोगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। कल हम दर्पण सूत्र के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, और आवर्धन सूत्र के बारे में पढ़ेंगे और न्यूमेरिकल करेंगे दर्पणों के आधार पर। ठीक है, धन्यवाद।